आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज जो है हम लोग 1857 की क्रांति का पहला पार्ट देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस किए थे और इस पार्ट में जो है जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तो मैंने जैसा कि पीछे भी कहा था, पहले भी कहा था कि अगर आपने ये दोनों पार्ट्स को देख लिया तो उसके बाद आपको 1857 की क्रांति से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ नए प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किसने 1857 की क्रांति को काला गोरा का संघर्ष कहा था? देखिए यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मेडली, दूसरा है रीस, तीसरा है टी.आर. होम्स या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये रैपिड फायर राउंड में चलेगा, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसे नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैं आंसर बताते हुए चलूँगा। तो इसका जो सही आंसर है कि 1857 की क्रांति को काला गोरा का संघर्ष किसने कहा, तो वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेडली ने। ठीक है, तो आज का अगला सवाल की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का दूसरा सवाल है, किसने 1857 की क्रांति को अंग्रेजी भारतीय सेना का संघर्ष कहा था? तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट है कि यह जो संघर्ष था 1857 की क्रांति, उसे अंग्रेजी भारतीय सेना का संघर्ष किसने कहा था? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन हैं, मेडली, रीस, टी.आर. होम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि टी.आर. होम्स। ठीक है, चलिए अब हम आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय अंग्रेज फौज आमने सामने कहाँ लड़ी थी? यानी कि कहता है कि भारतीय सेना और अंग्रेज की जो सेना थी वो आमने सामने यानी कि फेस टू फेस कहाँ पे हुई थी, यानी किस नदी के तट पर हुई थी? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि भारतीय अंग्रेज फौज आमने सामने जो है वो कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंडन नदी के तट पर सबसे पहली बार भारतीय सेना और अंग्रेज की सेना 1857 के विद्रोह में आमने सामने हुई थी, यानी फेस टू फेस हुई थी। ठीक है, आज का अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद पहला वाइसराय कौन बनाया गया था? तो यहाँ पे कहता है कि 1857 की बात नहीं करता है, कहता है 1857 के बाद, यानी कि विद्रोह जब खत्म हो गया तो उसके बाद पहला वाइसराय कौन बनाया गया? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के विद्रोह के बाद जो पहला वाइसराय बनाया गया था भारत का, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर हो। अगला सवाल है आज का, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और इसके लेखक कौन रहे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यानी इस पुस्तक का नाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब यहाँ पे कहता है इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक हैं यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, सैयद अहमद खान या एस.एन. सेन। तो यहाँ पे जो आपका इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 का जो युद्ध था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो ये किताब उन्होंने लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। आज का अगला सवाल है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पूछा गया कि भारतीय विद्रोह के कारण एक पुस्तक लिखी गई थी, भारतीय विद्रोह के कारण।
तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कहता है कि कौन है। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, सैयद अहमद खान या एस.एन. सेन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद अहमद खान। अगर आप यानी कि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारतीय विद्रोह के कारण एक पुस्तक थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपको बताना है सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857, यानी इस किताब का नाम है यहाँ से यहाँ तक, द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857। इसके लेखक कौन है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वी.डी. सावरकर हैं, आर.सी. मजूमदार हैं या एस.एन. सेन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर.सी. मजूमदार। तो इस पुस्तक के, यानी कौन सा पुस्तक, द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन हुए? आर.सी. मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पुस्तक 1857, यानी इस पुस्तक का नाम है 1857, तो इसको किसने लिखी थी? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं, कार्ल मार्क्स है, वी.डी. सावरकर है, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, आर.सी. मजूमदार है या एस.एन. सेन है। तो जैसा कि अभी हमने पहले ही चर्चा किया कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो कार्ल मार्क्स ने लिखा। आर.सी. मजूमदार जो हैं वो अभी हमने कहा द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857, ये इन्होंने लिखा। वी.डी. सावरकर और एक है एस.एन. सेन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही है, यानी कि पुस्तक 1857 को लिखा एस.एन. सेन ने। आज का अगला प्रश्न है किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि भले ही हम लोग सब लोग मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो एक क्रांति थी, रिवोल्ट था, लेकिन कहता है कि कौन से भारतीय इतिहासकार ने कहा कि यह 1857 की क्रांति क्रांति नहीं थी? तो इसके भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार या एस.एन. सेन। तो कहता है कि इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यानी कि ये जो आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उनमें से किसी एक उर्दू कवि थे जो उस समय जीवित थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, मीर तकी मीर या जौक या मिर्जा गालिब या इकबाल। तो अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय की, तो एक ही उर्दू कवि जीवित थे जिन्होंने इस विद्रोह को देखा था यहाँ इन चारों में से, तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। तो इसका सही आंसर क्या हुआ कि मिर्जा गालिब एक उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। आज का अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, देखिए यहाँ पूछा है कि 1857 के विद्रोह में जो भाग ले रहे थे उनमें से जो सिपाही थे, अलग अलग जगह से अलग अलग संख्या में सिपाही थे, तो कहता है कि किस जगह से सबसे अधिक सिपाहियों ने भाग लिया था। यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं कि अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे, कि लखनऊ से थे, या पंजाब से थे, या दिल्ली से थे। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध से। तो याद रखिएगा कि 1857 में जितने भी सिपाहियों ने भाग लिया उसमें सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो ये थी अवध से। आज का अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? यानी कि जब बैरकपुर में ये जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं,
जॉन बेनेट हैरसे, टी.आर. होम्स, रीस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो सबसे सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन बेनेट हैरसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? जॉन बेनेट हैरसे जो हैं वो बैरकपुर से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे 1857 के विद्रोह के समय। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो देखिए यहाँ भी आपके जो ऑप्शन है वो है वीर सावरकर, कार्ल मार्क्स, मेडली, या कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1857 का जो विद्रोह था उसको जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति के रूप में इसे किसने कहा था? तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। आपका आज का अगला सवाल है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? देखिए वीर कुंवर सिंह जो बिहार के जगदीशपुर से आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन पूछा है कि कब हुई। तो यहाँ आपके जो सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9 मई 1857, 9 मई 1858, 10 मई 1858 या 11 मई 1858। तो देखिए इस समय तो 10-11 मई के आसपास तो शुरू हुआ था युद्ध, तो कहता उस समय तो ये 1857 का ये जो दोनों ऑप्शन है, सॉरी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये होगा नहीं। अब कहता है कि 9 मई, 10 मई या 11 मई, लेकिन सब में ईयर क्या है? 1858। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से बिहार से थे, इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी कि जो सरकार उसमें ब्रिटिश सरकार थी, तो उसके तरफ से इतिहासकार कौन था? उसके तरफ से इतिहास को किसने लिखा? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और वो ऑप्शन कौन कौन है? रीस, मेडली, वीर सावरकर या एस.एन. सेन। तो एक बात तो पक्का है कि जिसने भी लिखा होगा वो भारतीयों की तारीफ नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर है कि भारतीय आंदोलन यानी स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इतिहासकार था, वो था ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्य वर्ग, तो कहता है कि इन्होंने क्या किया? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या इन्होंने विद्रोह किया, या इन्होंने क्रांति का समर्थन किया था, या फिर ये तटस्थ रहे थे? तटस्थ का मतलब ना तो इन्होंने विद्रोह किया और ना ही इन्होंने समर्थन किया, और कहता है कि देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो क्या किया था ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब मध्यम वर्गीय की बात करता है तो इन्होंने जो है तटस्थ रहने का फैसला किया था, क्योंकि देखिए ऐसा भी नॉर्मली कहा जाता है कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा लोग है उसको भी समझाना आसान है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है वो खुद समझदार है, लेकिन जो बीच में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये जो है सो कोई भी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ही बनते हैं। तो ये क्या थे, इन्होंने इस युद्ध में भारतीयों का भी समर्थन नहीं किया और भारतीयों का भी विरोध नहीं किया, ये तटस्थ रहने का फैसला किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? अब देखिए कहता है कि आखिर क्या कारण था कि 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा। ठीक है, यानी सक्सेस नहीं कर पाया। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो हमारा देश 1947 की बजाय 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। तो कहता है क्यों असफल रहा? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? कहता नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। इसका जो तत्व मुख्य तत्व था वही था कि इसमें हिंदू मुस्लिम में एकता हुई।
दूसरा कहता है जमींदारों की असहभागिता, कहता है ऐसी भी बात नहीं है कि सारे जमींदार जो है सो भाग नहीं लिया, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे जमींदारों ने भी खुलकर भाग लिया था। तीसरा कहता है कि इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, हाँ ये हो सकता है कि इसका जो प्रभाव था ये पूरे भारत में नहीं था बल्कि कुछ क्षेत्रों में था, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो कहता है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस विद्रोह के असफल होने का कारण क्या था कि इसका कोई सामान्य योजना नहीं था, यानी कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए, प्लानिंग सही से नहीं कर पाए कि हमको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। और इसके लिए कहता है एक नेतृत्व का भी जरूरत होता है, वो केंद्रीय संगठन की इसमें कमी देखने को मिली थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि 1857 का जो विद्रोह था वो असफल क्यों रहा, तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन दोनों की कमी के कारण ये असफल रहा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर, देखिए बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, यानी कि पकड़ करके किस जेल में डाल दिया गया, कहाँ पे डाला गया। तो आपके चार ऑप्शन है कि रंगून में या काबुल में या पोर्ट ब्लेयर में या लंदन में। देखिए लंदन तो होगा नहीं, काबुल भी नहीं होगा क्योंकि ये भारत में तो है नहीं और भारत से दूर भी था थोड़ा सा, तो भारत के आसपास का जो एरिया था उसी में इनको डाला गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगून। तो आपसे पूछेगा कि बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार करके, तो वह है रंगून। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर रंगून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति में अछूता था, यानी कि वैसा क्षेत्र जहां पे 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके चार ऑप्शन है, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि झांसी से जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया। दूसरा हमने पढ़ा कि जगदीशपुर से तो ये वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। लखनऊ से अगर हम बात करें तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। तो अगर मान लीजिए कि ये सब क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं रहता, अछूता रहता, तो कोई नेतृत्व ही क्यों करता, नेतृत्व का कोई बात ही नहीं आता। तो एक बच जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। तो कहता है कि इसका सही आंसर ये है कि 1857 की क्रांति में चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो इस युद्ध से अछूता था। ठीक है, तो अब हम आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे, यानी कि जाति के आधार पर। जैसे एक धर्म के आधार पर होता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन जाति के आधार पर जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो किसने किया था, तो देखिए जाति बहुत खतरनाक चीज़ होता है, जाति और धर्म के आधार पर लोग लड़ते रहते हैं। तो इसमें आपके 3-4 ऑप्शन है, कहता है सिखों ने या गोरखा ने या पठान ने या इनमें से ABC तीनों ने। तो कहता है कि 1857 के विद्रोह दमन में अंग्रेजों का सहयोग जो है वो इन तीनों धर्म के लोगों ने जाति के आधार पर किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। देखिए अभी हमने पीछे कहा था, पीछे का जो क्वेश्चन एक था उसमें हमने कहा था कि गिरफ्तार करके उनको कहाँ निर्वासित किया गया, वहाँ पे शब्द था निर्वासित करना, लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा गया है कि निर्वासित करना नहीं,
कहाँ इनको गिरफ्तार किया गया, कहाँ पकड़ा गया और इसे किसने पकड़ा था। तो कहता है कि रंगून में कमल नील ने, या ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, या बरेली में इन्हें पकड़ा गया था जेम्स आउट्रम के द्वारा, या ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है हो कि हुमायूं की कब्र के सामने जो है इनको लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। यानी कि हुमायूं नहीं, ये हम कह सकते हैं हुमायूं है, हुमायूं नहीं है। तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं नहीं, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आज का है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज, यानी एक ये जो है ह्यूरोज जो हैं वो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं, इसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। यानी कि जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं उसमें से अकेली सही मायने में अगर मर्द है तो यही है। किसके लिए कहा गया था? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाना साहब, अहल्या, रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई। आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या है? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों के मुँहर बोलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्हीं के लिए यह शब्द कहा गया था ह्यूरोज के द्वारा, जो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं। याद रखिएगा, एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? यानी कि जो भारतीय प्रशासन था वो अब पूरा तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता। तो भारतीय जो ताज था उसको भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, कंट्रोल में लेने का फैसला कब किया गया था? इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसका आपका 4 ऑप्शन है, 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857, 6 जनवरी 1858 या 17 नवंबर 1859। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? कहता है कि जब 1857 का विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश जो है सो पूरी तरह से भारतीय प्रशासन पे अपना कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जो पुलिस को रखा, सिपाहियों को रखा, तो उसमें किसको शामिल किया था, किस प्रांत से शामिल किया था? क्या यूपी और बिहार के ब्राह्मणों को रखा, या पूर्व से बंगाली व उड़ीसा को रखा, या गोरखा सिख व पंजाबी अंतर प्रांत से रखा, या मद्रास प्रेसिडेंसी से रखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है, एक्चुअली ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि गोरखा सिख एवं पंजाबी अंतर प्रांत नहीं, उत्तर प्रांत होगा। इसको सही कर लीजिएगा, ये उत्तर प्रांत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, अंतर प्रांत नहीं, उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यानी कि तुरंत इमरजेंसी में उसको इलाहाबाद को जो है सो मुख्यालय बना लिया था। तो कहता है कि यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने इलाहाबाद को 1857 की क्रांति में आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। आज का अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? यानी कि जब दिल्ली में जब विद्रोह बहुत ज़्यादा होने लगा तो उसको दमन करने में, उसको दबाने में
किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकलसन, हडसन, हैवलॉक या कर्नल नील। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकलसन। यानी निकलसन एक ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, जिनका दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निधन हो गया था। आज का अगला प्रश्न है कि सिपाहियों ने मुगल बादशाह से क्या मांग की? अब देखिए, यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं, हथियार व गोला बारूद, या धन, या उनका आशीर्वाद, या अपनी आज़ादी। देखिए, नॉर्मली हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग से अगर उनका आशीर्वाद मांगते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ की मांग करें, हो सकता है वो दें या नहीं भी दें, लेकिन आशीर्वाद दे दिए इसका मतलब वो सब कुछ दे दिए। तो कहता है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उनका आशीर्वाद। यानी कि उन्होंने ना तो हथियार व गोला बारूद मांगा, ना ही धन मांगा, ना ही अपनी आज़ादी मांगा, लेकिन उनसे क्या मांगा? उनका आशीर्वाद। तो चूंकि सब लोग जानते थे अगर वो आशीर्वाद दे दिए तो जो है सो वो सब कुछ दे दिए, तो इसीलिए उनसे यानी मुगल बादशाह से उनका आशीर्वाद मांगा गया था। आज का अगला प्रश्न है कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? देखिए, जैसे अंग्रेज शासन करते थे पहले, अब बीच में देखिए 1857 में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, तो अब आगे आने वाले समय में इस तरह का कोई विद्रोह ना हो, तो उसके लिए कुछ नीति तैयार की जाती है। तो उस नीति को क्या नाम दिया गया था, या उन्होंने किस तरह की नीति अपनाई थी? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन हैं, फूट डालो की नीति, या शासन करने की नीति, या फूट डालो और शासन करो की नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि बहुत फेमस डायलॉग था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक नीति अपनाए थे, फूट डालो और शासन करो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति विद्रोह के बाद अपनाई थी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध किससे सामना करना पड़ा? यानी कि जब वो अंतिम युद्ध अपना लड़ रही थी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त होती हैं, तो कहता है कि वो किससे लड़ रही थी, आखिर उनका युद्ध जो है वो किससे चल रहा था? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ भी कौन कौन सा ऑप्शन है? तो कहता है कि ह्यूरोज का, या हडसन का, या रीस का, या इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि आखिर वो किन से लड़ रही थी? आखिर किसी न किसी व्यक्ति से तो वो जरूर लड़ रही होंगी। तो कहता है वो किन से लड़ रही थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्यूरोज से वो लड़ रही थी अपना अंतिम युद्ध, और ह्यूरोज से ही लड़ते लड़ते वो क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अगर आप इतने प्रश्न को अगर पढ़ लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो एकदम 100% गारंटी है कि इससे बाहर जो है सो आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस इतने प्रश्नों में हमने सारे क्वेश्चंस को आपको डाल दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते थे। तो आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे वीडियो को आपने देखा। हम फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें।